गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे वो होगा हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सौरमंडल। ये सोलर सिस्टम एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। और हर प्रकार के एग्जाम्स में जो जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, है ना, जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडी पूछे जाते हैं, उसमें सोलर सिस्टम से जुड़े हुए सवाल जरूर रहते हैं। तो आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा सोलर सिस्टम पर आधारित होगा। इसे हम हिंदी में सौरमंडल भी कहते हैं। चलिए देखिए, सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर कई सिद्धांत दिए, लेकिन जो सबसे जो चर्चित जो सिद्धांत का नाम था वो था बिग बैंग थियरी, ठीक है ना। बिग बैंग थियरी में जॉर्ज लेमेट्रे ने बताया कि एक पार्टिकल से, ठीक है ना, एक कण से, उसको स्टार भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, उसके विस्फोट से हमारा सौरमंडल का जन्म हुआ। तो बिग बैंग थियरी का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिग बैंग थियरी का संबंध किस चीज से है। तो बिग बैंग जो थियरी का संबंध जो है वो हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति से है। पहले हम इसे ये समझे, हिंदी में भी इसका नामकरण यही होगा, बिग बैंग थियरी, ठीक है ना। और इसका जो फादर, प्रणेता, आप उसको जो कह लीजिए, वो थे जॉर्ज लेमेट्रे, वो थे जॉर्ज लेमेट्रे। चलिए सोलर सिस्टम से जुड़े हुए कुछ और हम लोग वैज्ञानिकों को देखते हैं। तो उसमें एक बड़ा नाम आता है कोपरनिकस का, एक बहुत बड़ा नाम है कोपरनिकस का। देखिए, पहले के कोपरनिकस के पहले के जो भी एक्सपर्ट कह लीजिए, वैज्ञानिक कह लीजिए, खगोल शास्त्री कह लीजिए, चाहे जो कोई भी नाम आप दे दीजिए, उनका मानना ये था, खासतौर पर ग्रीक जो एस्ट्रोनॉमर थे उनका मानना ये था कि जो पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है, ऐसे ग्रीक वासी मानते थे। लेकिन कोपरनिकस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, इस बात को बताने वाले थे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ये बताया कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है और जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर काटता है, न कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर काटता है। तो कोपरनिकस ने क्या बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। चलिए फिर हम अगला नाम लेते हैं केपलर का। कोपरनिकस के बाद जो सोलर सिस्टम से संबंधित जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उसमें एक नाम है केपलर का। चलिए, केपलर ने क्या दिया, केपलर ने ग्रहीय गति का सिद्धांत दिया, प्लेनेटरी ऑर्बिट का, ठीक है ना। इन्होंने लॉ ऑफ, ठीक है ना, लॉ ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट का सिद्धांत दिया। चलिए, हर्सेल ने क्या बताया, हमारा जो नेक्स्ट जो वैज्ञानिक का नाम है वो हर्सेल है। इन्होंने क्या बताया कि जो सोलर सिस्टम हमारा है, ठीक है ना, ये एक मिल्की वे का एक भाग है ना, दुग्ध मेघला जिसका हिंदी में नामकरण हुआ उसका एक भाग है ना। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सियां हैं, ठीक है ना, हमारे यूनिवर्स में कई गैलेक्सियां हैं, ठीक है ना। और उस गैलेक्सी जिसमें कि हमारा सौरमंडल स्थित है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ठीक है ना। तो हर्सेल ने क्या बताया कि जो सौरमंडल है, जो सौरमंडल है, हमारा जो सौरमंडल है, ठीक है ना, ये हमारा जो गैलेक्सी जो जिसका नाम है ना मिल्की वे, जिसका नाम है मिल्की वे, उसका एक सदस्य है, ठीक है ना। तो ये पहले बात हर्सेल ने बताया कि ये मिल्की वे में हमारा सौरमंडल स्थित है और मिल्की वे के कॉर्नर में, मिल्की वे के सेंटर में नहीं, है ना, जो मिल्की वे के सेंटर में हमारा सौरमंडल स्थित ना होकर के मिल्की वे के कॉर्नर में है। मिल्की वे का जो आकार बताया गया वो आकार था सर्पिलाकार, आकार था स्पाइरल, जिसको आप हिंदी में सर्पिलाकार भी कह सकते हैं। तो मिल्की वे का जो आकार बताया गया वो सर्पिलाकार बताया गया और कहा यह गया कि जो मिल्की वे के कॉर्नर पर हमारा सौरमंडल स्थित है, न कि उसके सेंटर पर। तो ये शुरुआती बात थे सौरमंडल से संबंधित। सबसे पहले बिग बैंग थियरी जॉर्ज लेमेट्रे ने दिया। कोपरनिकस ने यह बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। केपलर ने यह बताया कि प्लेनेटरी ऑर्बिट का इन्होंने सिद्धांत दिया। और हर्सेल ने सौरमंडल के बारे में यह बताया कि सौरमंडल हमारे गैलेक्सी में जो स्थित है उसका नाम है मिल्की वे और वो जो गैलेक्सी के कॉर्नर पर है।
हमारा जो गैलेक्सी का जो आकार है वो मिल्की, जो जिसका नाम मिल्की वे है, उसका आकार जो है स्पाइरल बताया गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे के बारे हम आगे ये जानकारी लेंगे कि सौरमंडल में कौन कौन से सदस्य हैं, हमारा सौरमंडल किन किन से बना हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमारे सौरमंडल में कौन कौन से शामिल हैं, थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से शामिल हैं, तो सूर्य जो कि सौरमंडल के सेंटर पर है, ठीक है ना। हमारा सौरमंडल के सेंटर पर सूर्य है और ये एक स्टार है। हमारे सौरमंडल में एकमात्र स्टार जो है ना वो सूर्य है। हम गैलेक्सी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, गैलेक्सी में तो अरबों स्टार हैं, ठीक है, और यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सी हैं, आप ऐसे समझे। लेकिन हमारे सौरमंडल में केवल एक ही तारा है और वो है सन। चलिए तो इस सौरमंडल किन किन से बना हुआ है, तो सन से बना हुआ है, फिर इनके ग्रह से बना हुआ है, फिर इस ग्रह के उपग्रह से बना हुआ है, ठीक है ना, फिर इसके बाद क्षुद्र ग्रह से बना हुआ है। मतलब ये सभी क्या है, ये सभी हमारे सौरमंडल के सदस्य हैं। इसके बाद हमारा वो पुष्चल तारा से बना हुआ है, ठीक है ना, जिसको हम मेटियोर्स भी कहते हैं इंग्लिश में, और कॉमेट से बना हुआ है। तो उल्का से बना हुआ है और पुच्छल तारा से बना हुआ है, ठीक है ना। पुच्छल तारा से हमारा सौरमंडल बना हुआ है। देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है ये कि निम्नलिखित में से कौन से सौरमंडल के सदस्य नहीं है, यह सौरमंडल निम्नलिखित में से किन से नहीं बना हुआ है। उसमें आपको कई नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर ये सब नाम आते हैं तो इनसे तो सौरमंडल निर्मित है, जो इनसे बाहर जो नाम होगा उनसे हमारा सौरमंडल निर्मित नहीं है। यानी कि हमारे सौरमंडल में जिन चीजों की पढ़ाई करनी है वो क्या है, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना, उल्का और पुच्छल तारा। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करते हैं सन, ठीक है ना, इसका प्लैनेट्स और इसके सैटेलाइट्स। मतलब आज हम लोग इतना बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग क्षुद्र ग्रह, उल्का, पुच्छल तारा और बाकी चीजों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सन से। देखिए सन से जुड़ी हुई कुछ हम लोग आंकड़ा को पहले देखेंगे, ठीक है ना। सन क्या है, एक हॉट बॉडी है, एक स्फेरिकल हॉट बॉडी है, ठीक है ना। तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ आंकड़े को देख लेते हैं। जो पहला जो सवाल इससे ज्यादातर आते हैं कि सन का पृथ्वी से दूरी कितना है। तो सबसे पहले हम इसकी दूरी को देखेंगे पृथ्वी से, ठीक है ना। इसकी दूरी हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें दूरी मिलता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। चलिए ये इसकी दूरी है पृथ्वी से। दूसरा बात क्या है कि सन का, ठीक है ना, घनत्व कितना है। तो इसका जो घनत्व है वो पृथ्वी के घनत्व का 1/4 भाग है। चलिए ये तो एक बात हो गई। इसका मास कितना है, ठीक है ना, इसका मास कितना है, इसके मास को देखा जाए तो इसका मास है पृथ्वी के मास का, पृथ्वी के मास का, ठीक है ना, 3,30,000, आप ऐसे समझिए, गुना इसका मास है। चलिए इसका तापमान कितना है, पहले हम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसका आयु देखते हैं। सन का आयु कितना माना गया है, तो 5 अरब वर्ष इसका आयु माना गया है। चलिए अब हम बात करते हैं सन से, अब ग्रह कितना दूर है, कितना नजदीक है, थोड़ा सन से जुड़े हुए कुछ ग्रह को हम लोग देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग सन से जुड़े हुए कुछ शब्दों को देखेंगे, इसके कुछ टर्म्स को देखेंगे। देखिए जैसे कि पृथ्वी पर इसका अपना वायुमंडल है, ठीक है ना, पृथ्वी पर इसका अपना वायुमंडल है। आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सबसे नीचे क्षोमंडल है, इसके ऊपर समताप मंडल है, इसके ऊपर भी और कई तरह के मंडल हैं। हम आगे की वीडियो में हम उन सारी बातों की जानकारी देंगे। तो वैसे सन के भी ना अपने एटमॉस्फेयर है। तो इसका जो सबसे निचला एटमॉस्फेयर है, इसका जो सबसे निचला सतह है, सन का जो सबसे निचला सतह है, इसका नाम है फोटोस्फेयर, इसका नाम है फोटोस्फेयर।
मतलब सन का जो सतह है इसका नाम है फोटोस्फीयर। और इसका तापमान कितना है, सन के सतह का तापमान कितना है, तापमान ही मेन मैटर करता है। तो इसका जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है इसका तापमान। सन के सूर्य के सतह का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस। और ये फोटोस्फीयर एक ऐसा भाग है जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारे लिए विजिबल है, ठीक है ना। इसे इस भाग को देखा जा सकता है, ठीक है ना। ये विजिबल पार्ट ऑफ सन है। ये जो फोटोस्फीयर क्या है, ये विजिबल पार्ट ऑफ सन है। ये सन का वो भाग है जिसे हम देख सकते हैं। चलिए, अब इसके ऊपर जब हम आते हैं तो इसके ऊपर हमें मिलता है, ठीक है ना, क्रोमोस्फीयर। अब एक हमारा अगला जो स्फीयर इसका वायुमंडल का, तो वह है क्रोमोस्फीयर। और इसकी जो सबसे ऊपर में अगर आप जाते हैं तो आपको मिलता है कोरोना। कोरोना क्या है, इसके एटमॉस्फेयर का लेयर है, ठीक है ना। देखिए ये वातावरणीय सतह है, ये मैं क्या मेंशन कर रहा हूं, ये वातावरणीय सतह है, एटमॉस्फेरिक जिसको आप कवच कह सकते हैं, ठीक है ना, ये एटमॉस्फेरिक लेयर कह सकते हैं, ये वातावरण कवच है। चलिए, सबसे नीचे में क्या है, फोटोस्फीयर है, उसके ऊपर में क्या है, क्रोमोस्फीयर है, और जो सबसे बाहरी भाग है सूर्य का, जो सबसे बाहरी भाग है वो कोरोना। देखिए इससे आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। पहला तो कोरोना क्या है, ये सन का आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे बाहरी भाग है। इसको आप ऐसे समझे, सबसे बाहरी भाग है, ये सन का सबसे बाहरी भाग है, ठीक है ना, सन के वातावरण का सबसे बाहरी भाग है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये हमें दिखाई कब देता है, आम समय में हम इसे नहीं देख सकते हैं। जो इसके जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है ना, हम इसे आम समय में नहीं देख सकते हैं, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान इसे देखा जा सकता है। कोरोना को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। तो यह हमें दिखाई कब देता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। चलिए, अब हम बात को हम आगे की ओर ले चलते हैं। सन का जो सतह का तापमान बताया गया है कि सन के जो सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। ये सतह विजिबल पार्ट ऑफ द सन ये होता फोटोस्फीयर, जिसके जो सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसके केंद्र का तापमान क्या है, सूर्य के केंद्र का तापमान क्या है, तो बहुत ही ज्यादा है, 15 मिलियन, उसको आप ऐसे कहिए 15 मिलियन, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, इसके इनर पार्ट जो इसका केंद्र है, ठीक है। तो सन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सन की दूरी पृथ्वी से कितनी है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर के सेट को जब बनाइएगा तो आप ऐसा सवाल पाइएगा। तो इसकी जो दूरी है वो 14.96 है ना, करोड़ किलोमीटर की है। चलिए, इसका घनत्व कितना है, तो पृथ्वी के घनत्व का 1/4 भाग है। चलिए, मास कितना है, तो पृथ्वी के मास का 3,30,000 गुना ज्यादा है। इसके आयु कितनी है, आयु देखिए इसके लिए दो इंपॉर्टेंट, अभी जो भी आप इस पर देख रहे हैं डेटा, तो दो डेटा इंपॉर्टेंट है, एक दूरी और एक आयु, ठीक है ना। ये भी महत्व की चीज है, लेकिन इनमें ये ज्यादा महत्व की चीज है। फिर हम लोगों ने क्या देखा इसमें, सन का हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक लेयर देखा, ठीक है ना, वातावरणीय कवच, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर, ठीक है ना। ये सन के एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। सबसे पहले नीचे में है फोटोस्फीयर, बीच में है क्रोमोस्फीयर, और जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसका नाम है कोरोना, जो कि हमें दिखाई देता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। चलिए, अगर इतनी बात अगर स्पष्ट हो गई है तो फिर हम बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे कि सन से कितने दूरी पर कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है ना। सन के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, इसके बाद फिर और कौन से ग्रह के क्रम आते हैं। तो अब हमारा बात बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसी तरह के इससे जुड़े हुए काफी सवाल आपको मिलेंगे कि सूर्य का पृथ्वी से कितना स्थान है, बृहस्पति का कितना स्थान है,
सन के सबसे नजदीक कौन ग्रह है, सन से सबसे दूर ग्रह कौन, तो ये सब ऐसी प्रश्न आपको काफी देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कि सन से किसकी डिस्टेंस कितनी है। चलिए, तो अगर हम यहाँ सन अगर हम लेते हैं तो सन से हम बाकी ग्रहों की डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है ना। तो सन के बाद आता है, पहले आता है बुध, ठीक है ना, सन के बाद आता है बुध, ठीक है ना। ये बुध जो है ना वो सन के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में ना मरकरी कह सकते हैं, ठीक है ना, इसका नाम है मरकरी। चलिए, इसके बाद स्थान आता है शुक्र, ठीक है ना, जिसे हम कह सकते हैं वेनस। नेक्स्ट स्थान आता है आपका अर्थ, ठीक है ना, पृथ्वी, जिसको आप कह सकते हैं अर्थ। इसके बाद स्थान आता है आपका मंगल, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मार्स। फिर हमारा स्थान आता है बृहस्पति, ठीक है ना, बृहस्पति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। फिर हम पाते हैं नेक्स्ट हमारा है शनि। ये सब सूर्य से इनकी दूरी है, देखिए सबसे नजदीक में क्या है, बुध है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सन से इनकी दूरी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, ठीक है ना, इसके बाद मंगल ग्रह है, इसके बाद बृहस्पति है, इसके बाद शनि है, शनि को हम इंग्लिश में कह सकते हैं सैटर्न। और इसके बाद जगह आता है, स्थान आता है आपका अरुण, जिसको हम लोग यूरेनस कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आता है स्थान वरुण, ठीक है ना, अरुण और वरुण है ना, बहुत सिमिलर नेम है, इसका इंग्लिश में जो है वो है नेपच्यून। तो हम क्या देखते हैं कि सन से सबसे नजदीक जो ग्रह है वो मरकरी है, और सबसे जो दूरी पर ग्रह है वो नेपच्यून है। चलिए, ये तो दूरी के आधार पर ये ग्रहों का क्रम हो गया, ठीक है ना। पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरा स्थान है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले 2006 तक, ठीक है ना, 2006 तक जो हमारा एक ग्रह था जिसका नाम था प्लेटो, अब उसको ना बाहर कर दिया गया है, ठीक है ना, 9वां ग्रह से बाहर कर दिया गया है। अब उसे प्लेटो को कौन सा स्थान दिया गया है, पहले था प्लूटो, एक ग्रह था जिसको अब बौना ग्रह, ड्वार्फ, ठीक है ना, इसको ड्वार्फ प्लेनेट के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है ना, बौना ग्रह के कैटेगरी में रखा गया है। 2006 से इसको ना मूर्ख ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है, अब इसे बौना ग्रह कहा गया है। तो सबसे जो छोटा ग्रह है वो बुध होगा, सबसे जो नजदीक ग्रह होगा वो बुध होगा। तो ये बुध की खासियत है। चलिए, थोड़ा सा अब हम दोनों तरह के ग्रहों में ना थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। दोनों तरह के ग्रहों में ना अब इसमें 4-4 ग्रह हम लेते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रह है जिसको हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, बुध एक बार फिर से यहां मेंशन करता हूं, फिर आएगा शुक्र, फिर है हमारा पृथ्वी, और इसके बाद हमारा है मंगल, ठीक है ना। चलिए, फिर नंबर 5 में आते हैं तो हमें मिलेगा बृहस्पति, फिर आते हैं नंबर 6 में तो मिलेंगे शनि, सैटर्न, फिर 7 नंबर में अरुण, और 8 नंबर है वरुण का। चलिए, देखिए ये ग्रहों का 2 क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है ना, ग्रहों को 2 वर्गों में बांटा गया है। ये जो ग्रह है ना इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया पार्थिव ग्रह, हिंदी में कहें तो पार्थिव ग्रह, इनका नाम दिया गया है पार्थिव ग्रह। पहले समझा जाए, पार्थिव ग्रह, ठीक है ना। और इंग्लिश में कहें तो इनका नाम है टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना, इसको कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। इनका नाम दिया गया टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या इनर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह, ये अंदर में है, ठीक है ना, इनर प्लेनेट। चलिए, तो इनका नामकरण किया गया है पार्थिव ग्रह के रूप में, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या इनर प्लेनेट। ये जो आपको जो 4 दिखाई देते हैं, ठीक है ना, इनको कहा गया गैसियस प्लेनेट, गैसीय ग्रह, ठीक है ना, इनको कहा गया है गैसीय ग्रह, ठीक है ना। इनको अगर इंग्लिश में कहें तो कह सकते गैसियस प्लेनेट, ठीक है, या इनका एक और नाम है जोवियल प्लेनेट, एक और नाम है जोवियल प्लेनेट। तो हम क्या सीख रहे हैं, जोवियल प्लेनेट में कौन कौन से ग्रह हैं, तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में कौन से ग्रह हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे
इनका घनत्व इस ये जो चार जो ग्रह होंगे ना, इनका घनत्व ज्यादा है, इनका घनत्व ज्यादा है। अच्छा, ये कम घनत्व के ग्रह हैं, इसलिए ना गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, तो इनका जो घनत्व होता है वो कम होता है। ये कम घनत्व के ये ग्रह हैं, इनका जो घनत्व होता है अपेक्षाकृत कम होता है। दूसरी बात, इनमें जो उपग्रहों की संख्या है बहुत ही कम या तो ना के बराबर। जैसे कि देखिए, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक है, मंगल का दो है, जबकि इनमें उपग्रहों की संख्या ज्यादातर होगी। ठीक है ना, इनमें उपग्रहों की संख्या ज्यादातर होगी, तो इनमें उपग्रह बहुत कम या तो ना के बराबर। उपग्रह ना के बराबर, ना या तो जीरो है, या तो ना या तो थोड़ा, या तो ना या तो थोड़ा, मतलब इसमें दोनों टाइप के बात हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक है, मंगल का दो है, इनमें उपग्रहों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है ना, इनमें उपग्रहों की संख्या ज्यादा है। चलिए, तो ये बेसिक डिफरेंस है। चलिए, अब हम एक एक को लेकर चलते हैं, उनके बारे में इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे, बुध से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बात, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इस प्रकार से हमारा ये वीडियो सेशन कंप्लीट होगा। तो आठों ग्रह को है ना वन बाय वन करके देखा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बुध से। सबसे पहले हम बुध से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं। चलिए, इसकी कुछ खासियत को देखा जाए तो सबसे पहला इसमें खास बात क्या है, देखिए, एक होता है परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। पहले इन दो शब्दों को पहले समझा जाए, ठीक है ना, इसके बाद फिर हम बात को हम आगे लेके चलेंगे। देखिए, जो परिक्रमण होता है ना, अपने अक्ष पर होता है। कोई ग्रह परिक्रमण करता है तो अपने अक्ष पर करता है, ठीक है ना। और इसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसका इंग्लिश होगा रोटेशन। अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए, सॉरी, चलिए, अगर ये परिक्रमण करेगा ना तो ये सूर्य का परिक्रमण करेगा। ये अगर कोई ग्रह परिक्रमण करता है तो वो सूर्य का करेगा। आप इसको इंग्लिश में समझिए, तो हिंदी थोड़ा सा वर्ड कंफ्यूजेबल हो सकते हैं, इंग्लिश आपको ज्यादा समझाएगा। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन अगर कोई ग्रह करता है तो वो सूर्य का करता है। तो एक शब्द है परिक्रमण। अच्छा, और एक है परिभ्रमण। हो सकता है कि हिंदी से बात समझ में नहीं आए, लेकिन अंग्रेजी आपका एकदम 100% सही होगा। रोटेशन, ठीक है ना। तो रोटेशन कोई व्यक्ति अपने अक्ष का करेगा, सॉरी, कोई ग्रह अपने अक्ष का करेगा। तो देखिए, एक आप इंग्लिश वर्ड को लेकर चले तो रिवॉल्यूशन सूर्य का होता है और रोटेशन अपने अक्ष का होता है, ठीक है। चलिए, ये चूंकि अभी क्या कहा गया है कि जो बुध है, बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो जाहिर सी बात है कि जब सबसे निकट होगा तो ये सूर्य की परिक्रमा बहुत तेजी से कर लेगा, ठीक है ना, चूंकि ये सबसे निकट में है। तो इसका मतलब है कि इसका जो परिक्रमण जो काल है, जो रिवॉल्यूशन टाइम है, ठीक है ना, आप इंग्लिश में इससे बेहतर समझें, इसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड होगा वो 88 दिन का होगा। अब 88 दिन का यहाँ पर एक वर्ष होगा, आप ऐसे समझिए। हमारे यहाँ 365 दिन का एक वर्ष होता है, बुध पर अगर कोई रहता है तो 88 दिन में अपना एक वर्ष कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे तेज ये सौरमंडल का ग्रह है जो कि सूर्य की परिक्रमा करता है। आप ऐसा समझिए, तो सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करने वाला ग्रह कौन होगा? जो सबसे नजदीक होगा वो सबसे तेज होगा, और सबसे स्लो कौन होगा? सबसे जो दूर होगा वो सबसे स्लो होगा। जाहिर सी बात है कि ये फास्टेस्ट, ठीक है ना, हम बुध को क्या कह सकते हैं? ये फास्टेस्ट है ना, ये फास्टेस्ट प्लेनेट होगा। नहीं, ये सबसे तेज ये गति से ये सूर्य की परिक्रमा करेगा। और जो हमारा जो नेपच्यून होगा, नेपच्यून के बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, थोड़ा ध्यान दिया जाए, जो जो बुध 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, वही नेपच्यून समय लेता है 165 वर्ष। मतलब वहां पर 165 वर्ष का एक वर्ष होगा। पृथ्वी का
पृथ्वी का जो 165 वर्ष होगा तो नेपच्यून का वो 1 वर्ष माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि वहां पर 165 है और ये सबसे धीमा गति का इसका सबसे रिवॉल्यूशन पीरियड होगा, नहीं, इसका जो सबसे स्लोएस्ट है इसका रिवॉल्यूशन पीरियड होगा। तो यहाँ पर दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि सूर्य का सबसे धीमी गति से परिक्रमा कौन करता है, उसका आंसर होगा नेपच्यून, वरुण। और सबसे तेज कौन करता है, तो वह है बुध, ठीक है। ये तो बुध के बारे में हो गई। चलिए बुध के बारे में दूसरी बात देखा जाए। देखिए इस ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है, पहले हम ऐसे समझें, वायुमंडल का इस ग्रह पर अभाव है। देखिए जिस ग्रह पर वायुमंडल नहीं होते हैं, ठीक है ना, वहां के दिन और रात के तापमान में ना भारी अंतर होगा। अब जैसे कि पृथ्वी का तो अपना वायुमंडल है, तो इसमें दिन और रात के तापमान में ना बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मान के चलिए कि ठंड के दिनों में दिन का तापमान हम कितना ले लेते हैं, एक हम रफ मान लेते हैं कि उत्तरी भारत में है दिन का तापमान हम मान लेते हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस। ये पृथ्वी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये बात जो है ना पृथ्वी के बारे में चल रहा है। उत्तरी भारत में मान के चलिए कि मैं एक रफ डेटा ले लेता हूं 15 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री भी ले सकता हूं, चलिए 5 डिग्री ले लिए। चलिए तो ये डे का तापमान हो गया। अगर भीषण ठंड में 5 डिग्री ले लिया, 2 डिग्री भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रात का तापमान चला जाएगा -10 डिग्री, बहुत ज्यादा ले लिया तो -10 डिग्री, हालांकि -10 डिग्री एक्चुअली होता नहीं है। चलिए इसको हम -1 डिग्री ले लिए, प्रैक्टिकल बनते हैं। तो देखिए अंतर बहुत कम अंतर है, दिन और रात के तापमान में ना बहुत कम का अंतर है। लेकिन बुध का तापमान कैसा होगा भाई, बुध का जो तापमान होगा वो डे का तापमान होगा 180 डिग्री। थोड़ा ध्यान दिया जाए, जो डे का तापमान होगा 180 डिग्री, नाइट का तापमान होगा -180 डिग्री। देखिए ये ह्यूज अंतर है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब है कि वायुमंडल के अभाव के कारण यहाँ दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है, ठीक है ना। तो एक ही इसकी दूसरी विशेषता है, दिन एवं रात के तापमान में भारी अंतर देखने को मिलेगा। चलिए ये सारी बातें बुध के लिए। चलिए अब बुध जो है वो सूर्य के काफी नजदीक है, तो सूर्य के प्रकाश के चौंध के कारण, चूंकि सूर्य का प्रकाश इतना इस पर पड़ता है, इसका जो चकाचौंध होता है ना, उसके कारण आप इसे बुध को नहीं देख सकते हैं। तो बुध को कब देखा जा सकता है, तो सूर्योदय के पहले, मतलब सनराइज होने के पहले और सनसेट होने के बाद। यानी कि इसे हम कब देख सकते, तीसरा इसकी क्या विशेषता है, इसे देखा जा सकता है सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद इसे देखा जा सकता है, मतलब इसके देखने का टाइमिंग यही है। अगर आप बुध को अगर आप साइट करना चाहते हैं, नजर डालना चाहते हैं, तो यही टाइमिंग है, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद। इस समय में चूंकि सूर्य के प्रकाश इस पर इतना ज्यादा पड़ता है कि उसके चौंध के कारण आपको ये नजर नहीं आएगा। और इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो उपग्रह की संख्या कितनी है, 0, ठीक है ना, उपग्रह की संख्या है 0। चलिए तो ये बुध से संबंधित इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने क्या देखा कि बुध जो है वो 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, सबसे फास्टेस्ट। दूसरा चीज हम लोगों ने और क्या देखा कि ये जो जो बुध है इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसके दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि इसको सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही देखा जा सकता है, और इस उपग्रह की संख्या 0 है। चलिए हम लोग बात को आगे की ओर देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट जो है ग्रह वह है शुक्र, इसको आप वेनस भी कहा। चलिए देखिए जो नामकरण इसको शुक्र का जो वेनस कहा गया ना, ये एक्चुअली ये रोमन है ना, रोमन गॉडेस का नाम है, रोमन गॉडेस के नाम पर, ठीक है ना, ये शुक्र ग्रह का नाम दिया गया वेनस। तो इसका नामकरण जो हुआ है वो रोमन गॉडेस वेनस के नाम पर हुआ है।
रोमन गॉडेस, ये गॉडेस किस चीज की है? तो गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, लव एंड ब्यूटी, ये सुंदरता और प्रेम की देवी का नाम है वेनस, ठीक है ना। इसी के नाम पर ये शुक्र ग्रह का नाम दिया गया। चलिए, तो ये तो नामकरण हो गया कि वेनस नाम क्यों पड़ा। तो वेनस नाम रोमन गॉडेस, ये गॉडेस किस चीज की है? तो ये सुंदरता और प्रेम की ये देवी है, जिसके नाम पर इस ग्रह का नाम दिया गया। चलिए, इसका मुख्य विशेषता पहले देखा जाए, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। देखिए, इसको कहा गया है पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा। इसके आकार पृथ्वी के आकार के बहुत ही करीब है, ठीक है ना। पृथ्वी का आकार और इसका आकार लगभग एक समान है, जिसके कारण इसको कहा गया पृथ्वी का ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा। इसका और नाम दिया गया है ना, भोर एवं सांझ का तारा, भोर एवं सांझ का तारा, ठीक है ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसको अंग्रेजी में कहें तो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इसका नाम दिया गया। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए, जितने भी ग्रह हैं उनमें सूर्योदय होता है पूरब में और सूर्यास्त होता है पश्चिम में। ये ग्रह, ठीक है ना, एक शुक्र ग्रह, एक शुक्र ग्रह और एक अरुण, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, ठीक है ना। इनमें जो सूर्योदय होता है ना, वो पश्चिम दिशा में होता है। कारण इनका रोटेशन है। देखिए, जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, उनका जो घुमाव है ना वो पश्चिम से पूरब है। लेकिन शुक्र और अरुण, इनका जो घुमाव है वो क्या है? पूरब से पश्चिम है। पूरब, पूरब से, है ना, ऐसे हम समझेंगे, ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं, जिसके कारण जो सूर्योदय होता है, यहां पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। इन दो ग्रहों में जो सूर्योदय होता है ना वो पश्चिम दिशा में होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना, कि किस ग्रह में जो सूर्य हैं वो पश्चिम दिशा में उगते हैं? तो वो ग्रह है शुक्र और अरुण, ठीक है ना। इसका जो घुमाव होता है, रोटेशन होता है, वो पूरब से पश्चिम होता है, जिसकी वजह से सूर्योदय निकलता है पश्चिम दिशा में। चलिए, शेष जो भी ग्रह हैं उनका रोटेशन इसके विपरीत होता है, पश्चिम से पूरब दिशा में। इसलिए बाकी शेष ग्रहों पर जो सन का जो राइज होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये एक रोमन गॉडेस वेनस के नाम पर ये पड़ा हुआ है, इसका नाम। इसका एक और नाम है पृथ्वी की जुड़वा कह सकते हैं, भोर एवं सांझ का तारा कह सकते हैं। शुक्र और अरुण ये दो ही ग्रह हैं पूरे सौरमंडल में, जिसमें कि जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। तो ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। चलिए, अब हम आगे की ओर ले चलते हैं। देखिए, ये ग्रह जो है ना, ये सबसे गर्म ग्रह, ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है ना। सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे जो हॉटेस्ट ग्रह है वो वेनस है, क्योंकि ये कार्बन, इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड की काफी अधिकता है। एक तो सूर्य से इसकी नजदीकी है, प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिकता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो हीट को रिटेन करता है, हीट को लूज नहीं करने देता है। इसलिए पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बढ़ गए हैं। गर्मी की जो मात्रा है ना वो पृथ्वी पर बढ़ गई है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने से। और ये तो समझिए कि वेनस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही इसका वायुमंडल बना हुआ है। दैट इज वाई इट इज, है ना, हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ये जो है वो सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। चलिए, अब हम आगे लेते हैं पृथ्वी। देखिए, ये पृथ्वी वाली जो बात है, जो अर्थ वाली बात है, ठीक है ना, इसके बारे में हम आपको एक ब्रीफ केवल बात बता देते हैं, ठीक है ना। शेष जो बातें होंगे, हम पृथ्वी के लिए एक अलग से वीडियो क्रिएट होगा और उसमें शेष बातें कही जाएगी। तो जो एलिमेंट्री बातें हैं पृथ्वी के बारे में हम सिर्फ वही जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए, तो पृथ्वी एक ऐसा मतलब कि ग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें एक बात और, मैं शुक्र में एक बात और बताना मैं मिस कर गया था, और वो बात है इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है ना, उपग्रहों की संख्या जो है वो शून्य है, ठीक है ना। शुक्र ग्रह के उपग्रहों की संख्या शून्य है, 0, मतलब इसका कोई उपग्रह नहीं है। चलिए, हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति को ना जियोइड कहा गया है। ये पूरी तरह से गोल ना होकर के जियोइड आकार की इसकी आकृति बनती है। पहले आप ये जान लीजिए।
इसका अपना एक उपग्रह है जिसको आप मून कहते हैं, चंद्रमा इसका अपना एक उपग्रह है। चलिए इंपॉर्टेंट बात पहले सीखते हैं, हमें ये सब ज्यादा नहीं इस पर वर्क करना है। पृथ्वी से इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सन का जो किरण है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, ये सवाल काफी पूछा गया है। तो देखिए 500 सेकंड, 500 सेकंड समय लगता है, 500 सेकंड समय लगता है, ठीक है ना, सन रे का पृथ्वी पर पहुंचने में, सूर्य की किरण का पृथ्वी पर पहुंचने में। चलिए अगर इसको मिनट में तोड़ा जाए तो हम कैसे करेंगे इसको, 8×6 = 48, तो यानी कि 8 मिनट, 8 मिनट इसको अगर तोड़ा जाए तो 8 मिनट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है ना। चलिए पृथ्वी के बारे में और जो भी बातें कि पृथ्वी कितने डिग्री पर, कितने डिग्री के अक्ष पर झुका हुआ है, या इसका पृथ्वी का सरफेस कैसा है, ये सब बातें है ना हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी हमारा जो पृथ्वी को छोड़कर के बाकी ग्रह के बारे में अभी हमारा फोकस है। चलिए तो पृथ्वी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इसकी जो आकृति है वो जियोड है, इसके उपग्रह चंद्रमा है, आप सभी जानते हैं। 500 सेकंड का समय लगता है सनरेज को पृथ्वी पर आने में, ठीक है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट जो है वो मंगल, हम लोग अब मंगल पर आते हैं। नंबर 4 नंबर पर है मंगल, जिसको ना हम इंग्लिश में मार्स भी कहते हैं। चलिए ये जो नामकरण हुआ है, जैसे वेनस का नामकरण हुआ था रोमन गॉडेस वेनस के नाम पर, इसका नामकरण हुआ है, ठीक है ना। मंगल ग्रह का नामकरण हुआ है रोमन गॉड ऑफ वार के नाम पर, ठीक है ना। मार्स वहां के रोमन गॉड माने जाते हैं, जो कि वार के गॉड माने जाते हैं। चलिए तो इसका जो नामकरण हुआ है, ठीक है ना, रोमन गॉड ऑफ वार के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। चलिए इसके 2 उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है ना, इसके 2 उपग्रह की संख्या 2 है। एक का नाम है फोबोस, ठीक है ना, और दूसरे का नाम है डिमोस, और दूसरे का नाम है डिमोस। तो फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह है, तो मंगल के उपग्रह है। देखिए इस ग्रह को लाल उपग्रह भी कहा, इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा गया है, ठीक है ना। इस लाल ग्रह का संज्ञा किसे दिया गया है, तो मंगल ग्रह को दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफी है, ठीक है। चलिए देखिए पृथ्वी की भांति इस ग्रह पर भी है ना ऋतु परिवर्तन के संकेत मिले हैं। मतलब ऋतु परिवर्तन तो पृथ्वी पर होता है, दूसरा कहाँ होता है, मंगल ग्रह पर होता है। तो यहाँ ऋतु परिवर्तन होते हैं, पहले आप ऐसे समझें। चलिए और एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखिए इस पर जो इसका सबसे जो ऊंचा जो पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस मोन्स, ओलिम्पस मोन्स, ठीक है ना। ये पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये केवल मंगल ग्रह का ही नहीं, ये पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है ना। ये जो ओलंपस मोन्स है ना, तो ये सौरमंडल में अब जितने भी ग्रह हैं, ठीक है ना, ये उनमें सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो मंगल ग्रह पर है, और उसका नाम है ओलिम्पस मोन्स। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ का नाम है ये। चलिए ये तो मंगल ग्रह के बारे में बात हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो है बृहस्पति, जिसको हम इंग्लिश में ना जुपिटर कहते हैं। चलिए देखिए इस ग्रह की सबसे खासियत क्या है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी ग्रह भी है, ठीक है ना। सबसे बड़ा है और सबसे भारी है। चलिए ये तो एक बात हो गई, दूसरी बात इससे जुड़ी हुई क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसमें ना रेड स्पॉट्स पाए गए हैं, लाल धब्बे, ठीक है ना। जुपिटर में लाल धब्बे
के निशान पाए गए हैं। तो रेड स्पॉट जिस ग्रह पर पाए गए हैं उसका नाम है जुपिटर, इस पर ना रेड स्पॉट पाए गए हैं। चलिए, इसकी जो उपग्रह है, इसके जो उपग्रह है उसमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है ना वह गैनीमेड है। देखिए गैनीमेड जो है ना ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड ये केवल, कहने का मतलब है कि ये केवल बृहस्पति का ही नहीं, ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो ये गैनीमेड किसका उपग्रह है? जुपिटर का, और ये सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए फिर बात को कुछ और देखा जाए। नेक्स्ट हमारा जो है ग्रह, इसके बाद शनि ग्रह है। देखिए एक बात बृहस्पति के फेवर में एक बात है कि जो सबसे तेज हम लोगों ने अभी कहा क्या देखा था, सबसे तेज जो रिवॉल्यूशन देखा था, सबसे तेज रिवॉल्यूशन जो था वो था किसका? सबसे तेज जो रिवॉल्यूशन था, इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें थोड़ा समझ लिया जाए, जीएस से रिलेटेड है, वो आपका है बुध ग्रह। ठीक है ना। चलिए ये तो सबसे फास्टेस्ट का रिवॉल्यूशन था। सबसे तेज, अब हम चलते हैं रोटेशन, वो किसका होगा? सबसे तेज जो रोटेशन होगा ये जो होगा वो बृहस्पति का होगा। आप ऐसा समझिए, यानी कि अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला, ठीक है ना, अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला, सन के चारों तरफ घूमने वाला, तो ये तो बुध है। सन के चारों तरफ घूमने वाला ये तो बुध है, ठीक है ना। लेकिन अपने अक्ष पर, अपने अक्ष के चारों तरफ घूमने वाला ये बृहस्पति है, ठीक है ना। बृहस्पति एक ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है, मतलब कि इसका जो अवधि है वो है 9 घंटा 55 मिनट, यानी कि 9 घंटा 55 मिनट पृथ्वी के 24 घंटे के बराबर होगा। आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। 9 घंटा 55 मिनट में ये अपना रोटेशन कर लेता है पूरा। देखिए शुक्र ग्रह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आमतौर पर जो, देखिए आमतौर पर जो रोटेशन काल होता है ना वो कम होता है रिवॉल्यूशन काल के मुकाबले। आमतौर पर क्या होता है कि रोटेशन, जो रोटेशन होता है वो रिवॉल्यूशन से छोटा होता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं उनमें रिवॉल्यूशन काल बड़ा होगा और रोटेशन काल छोटा होगा। लेकिन एक शुक्र ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है, ठीक है ना, एक शुक्र ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिसका जो रोटेशन होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसका जो रोटेशन काल होगा ये रिवॉल्यूशन से ग्रेटर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि शुक्र जो है वो, शुक्र कहने का मतलब है कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जो साल होगा उसके दिन से छोटा होगा। यानी कि उसका साल कितना दिन में पूरा हो जाएगा? 225 दिन में। और उसका दिन कितना दिन में पूरा होगा? 243 दिन में। ये देखिए थोड़ा सा अजूबा लग रहा है। ऐसे तो मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो ये तो डेटा ठीक है कि 243 इज ग्रेटर देन 225, लेकिन अगर हम ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखें तो ये बात एक रिवर्सिबल बात है। घूर्णन एक्चुअली जो रिवॉल्यूशन पीरियड होता है ये बड़ा होना चाहिए, है ना, रोटेशन पीरियड के मुकाबले। बाकी सारे ग्रहों में क्या देखा गया है कि जो घूर्णन है, ठीक है ना, ये परिक्रमण से छोटा होता है। अब पृथ्वी को यहाँ पे देख लीजिए, पृथ्वी का घूर्णन कितना, ये रोटेशन कितने समय का है? 23 घंटा 56 मिनट, है ना, 23 घंटा 56 मिनट इसका पृथ्वी के, अगर हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो इसका जो रोटेशन पीरियड है, ठीक है ना, वो 23 घंटा 56 मिनट है। जबकि इसका रिवॉल्यूशन पीरियड कितना है? तो 365.25 डेज। हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मतलब 365 दिन 4 घंटा। आप ऐसे समझिए। तो ये तो हमेशा रिवॉल्यूशन जो होगा वो रोटेशन से बड़ा होगा, जो रिवॉल्यूशन होगा वो रोटेशन से बड़ा होगा। लेकिन शुक्र के मामलों में क्या है कि जो उसका जो साल है उसके दिन के मुकाबले छोटा होता है। आप ऐसे समझे, ये आपका वर्ष हो गया और ये आपका दिन हो गया। देखिए दिन, एक दिन पूरा होगा 243 दिन में पृथ्वी के,
जबकि उसका साल 225 दिन में ही साल बदल जाएगा। तो ये जीएस के क्वेश्चन के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे तेज रिवोल्यूशन बुध का होता है, लेकिन सबसे तेज रोटेशन बृहस्पति का होता है। चलिए अब हम आगे बात को लेके चलते हैं। शनि, हमारा नेक्स्ट जो है वो शनि है। देखिए शनि ग्रह के बारे में कहा गया है ना, जिसको आप इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं, ये सबसे सुंदर ग्रह है क्योंकि इसमें ना छल्ले रिंग पाए जाते हैं। ठीक है ना, शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कि छल्ले मिलते हैं, वलय, जिसको रिंग भी आप कहते हैं। तो ये जो छल्ला या रिंग है ना, इसको सबसे सुंदर ग्रह बना देता है। तो सबसे गर्म है शुक्र, सबसे चमकीला भी शुक्र है, लेकिन सबसे सुंदर शुक्र नहीं है ना, वो शुक्र से भी सबसे सुंदर है वो शनि है। तो ये सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। आप इसको ऐसे समझें क्योंकि इसमें वलय या रिंग पाया जाता है। वलय को हम रिंग भी इंग्लिश में कह सकते हैं, पाए जाते हैं, और यही इसकी सुंदरता बना देते हैं, पाए जाते हैं। ये तो पहली बात हुई। अच्छा देखिए शनि का घनत्व इतना कम है, इतना कम है, पानी के घनत्व से भी कम है। ठीक है ना, शनि के बारे में कहा गया कि ये पानी पर भी तैर सकता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से भी कम है। तो घनत्व अत्यंत कम है ना, इसका जो घनत्व है वो अत्यंत लो है, काफी कम घनत्व वाला, काफी कम, ठीक है ना, घनत्व वाला ये ग्रह है। चलिए ये शनि के बारे में बात हो रहा है। ठीक है ना, इसका घनत्व इतना कम है कि ये पानी पर भी तैर सकता है। चलिए अब हम आगे की ओर बात करते हैं। देखिए सैटर्न का नामकरण कैसे हुआ है। तो ये रोमन गॉड के नाम पर इसका नाम हुआ है। ठीक है ना, सैटर्न का जो नाम हुआ है वो रोमन गॉड पर इनका नाम हुआ है, और ये गॉड ऑफ एग्रीकल्चर माने गए हैं, कृषि से संबंधित गॉड ऑफ एग्रीकल्चर इनको कहा गया है, गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के ये देवता हैं। उन्हीं के नाम पर सैटर्न का नाम पड़ा हुआ है। कुछ और आगे बातों को देखते हैं। देखिए इसका जो उपग्रह है, ठीक है ना, इसके उपग्रह की संख्या अच्छी खासी है। इसके टोटल उपग्रह अभी तक जो पाए गए हैं वो 63 है। ठीक है ना, जबकि जो बृहस्पति के जो उपग्रह की संख्या है, यहाँ मैं बात बताना मिस कर गया था, जो बृहस्पति को उपग्रह की संख्या है वो 67 है। तो सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। इसके बाद किसके उपग्रह हैं? तो वो शनि के। ठीक है ना, ये अब ये भी बात शनि के बारे में हो रही है, सैटर्न के बारे में हो रही है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह है वो है, नाम है टाइटन। ठीक है ना, मंगल के बाद, ठीक है ना, मंगल के बाद एक टाइटन ही ये मतलब एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना एक मतलब सब्सटेंशियल यहाँ पर एटमॉस्फेयर पाए गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वातावरण एक ऐसा एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह तो बहुत सारे हैं, सभी ग्रह के अपने उपग्रह हैं, तो अगर उपग्रह को सारा ऐड किया जाए तो काफी संख्या में उपग्रह हो जाएंगे, लेकिन टाइटन ही एकमात्र उपग्रह है जिस पर वायुमंडल के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर वायुमंडल के मतलब नमूने या साक्ष्य पाए गए हैं। बाकी किसी वायुमंडल, किसी उपग्रह पर वायुमंडल जैसा चीज नहीं मिला है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और उसका नाम है टाइटन। चलिए हम आगे की ओर लेके चलते हैं। तो हमारा जो अगला जो ग्रह का नाम है उसका नाम है अरुण, यूरेनस। ठीक है ना, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जीएस के नजरिए से, कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी इतना झुका हुआ है ना, 98 डिग्री पर ये झुक गया है ना, अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है। आप ऐसे समझिए, इतना ज्यादा झुक गया कि एक तरह से लेट गया है। ठीक है ना, इसका झुकाव जो है वो कितना है, 98 डिग्री, इसका अपने अक्ष पर ये 98 डिग्री झुकाव है। ठीक है ना, जिसके कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं।
इस ग्रह का एक नाम है लेटा हुआ ग्रह। ये ग्रह दिखाई कैसा देता है, देखिए सबके कलर हैं, हम बात करते हैं सबके कलर हैं, कौन से ग्रह को किस कलर के नाम से जानते हैं, थोड़ा उसको एक बार देख लिया जाए। पृथ्वी कैसा नजर आएगा, ब्लू नजर आएगा, नीला ग्रह। तो पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। आते हैं, अभी मैं बात कर रहा हूं अरुण की, इसके पहले मैंने बात किया मंगल का। मंगल कौन सा ग्रह होगा, लाल ग्रह, ठीक है ना, रेड प्लेनेट। चलिए इसके बाद अभी हम बात किसके कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अरुण का। अरुण कैसा नजर आएगा, तो ये हरा ग्रह है ना, इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, हरा ग्रह। ये सबके अपने अपने कलर हैं, ये कैसे प्रतीत होते हैं। तो पृथ्वी जो प्रतीत होता है नीला प्रतीत होता है, पानी के कारण स्कैटरिंग होता है। मंगल जो होता है वह लाल ग्रह की तरह नजर आएगा, अरुण जो होगा वह हरा ग्रह की तरह नजर आएगा। और शनि, ठीक है ना, यहाँ पर अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, जिसके कारण ये थोड़ा सा पीला ग्रह की तरह नजर आएगा। तो पीला ग्रह का संज्ञा दिया गया शनि को, नीला ग्रह पृथ्वी है, लाल ग्रह मंगल है, हरा ग्रह अरुण है। चलिए अरुण, देखिए अरुण के जो उपग्रह है ना, इसी के नाम पर शेक्सपियर के पात्र का भी नाम है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किस ग्रह के नाम पर शेक्सपियर के पात्र, शेक्सपियर जो बहुत बड़े नाटककार थे इंग्लैंड के, तो उनका पात्र का नाम भी उस ग्रह के उपग्रह पर रखा गया है, तो उसका नाम है अरुण। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, अरुण मीन्स यूरेनस, ओके। इसका जो दो पात्र है और यही सॉरी इसके जो दो उपग्रह हैं, इसी के नाम पर शेक्सपियर ने अपने पात्र का भी नामकरण किए हैं, और उसका नाम है मिरांडा और टाइटेनिया। मिरांडा और टाइटेनिया, ठीक है ना, ये दो उपग्रह हैं अरुण के, जिनके नाम पर शेक्सपियर ने अपने पात्र का नाम रखा है, ठीक है ना, मिरांडा और टाइटेनिया। चलिए ये तो अरुण के बारे में बात हो गया। अब हम आते हैं वरुण। अब हमारा जो नेक्स्ट जो ग्रह होगा वो होगा वरुण, जिसको हम इंग्लिश में नेपच्यून भी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए नामकरण किस पर हुआ है, तो रोमन गॉड। ये सारे जितने ग्रह का नामकरण हम देख रहे हैं, वो चाहे मंगल हो, मार्स हो, या वो अभी हमने देखा कि जो शनि का भी नामकरण हुआ है वहां के एग्रीकल्चर गॉड पर, शुक्र का नामकरण हुआ है रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी पर। तो ये जो भी नामकरण हुए हैं ना, ये सब के सब नामकरण हुए हैं गॉड के ऊपर, ठीक है ना, रोमन गॉड के ऊपर। अब अरुण का नामकरण यूरेनस के नामकरण हुआ है ना, ये रोमन गॉड ये किसके थे, रोमन गॉड ऑफ स्काई, रोमन गॉड ऑफ स्काई, आकाशीय देवता माने जाते थे। नेपच्यून का नामकरण हुआ है किस पर, तो रोमन गॉडेस ऑफ गॉड ऑफ सी, ठीक है ना, इनको माना गया है रोमन गॉड ऑफ सी माना गया है। ये समुद्र के देवता हैं, ठीक है ना, तो कोई स्काई का देवता है, कोई समुद्र का देवता, और इसी के नाम पर ग्रह का नाम दिया गया है। तो वरुण जो है वो ज्यादातर यहाँ पर मीथेन ज्यादातर पाए जाते हैं, इसके कारण वरुण का आकार जो रंग होगा वो कैसा रंग होगा, वरुण हमें कैसा दिखाई देगा। चलिए यहाँ पर मीथेन की मात्रा ज्यादा है ना, तो अरुण जो है वह हरा दिखाई देगा, और ये सबसे दूरी पर ग्रह होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी, ये सबसे दूरस्थ ग्रह होगा, सबसे दूरस्थ ग्रह होगा, और ठंडा भी होगा, क्योंकि सूर्य से इसकी सबसे दूरी है ना। तो सबसे गर्म ग्रह का संज्ञा किसको प्राप्त है, सबसे गर्म ग्रह है वेनस, शुक्र, और सबसे ठंडा जो ग्रह है वो कौन होगा, तो वो होगा वरुण। तो वरुण के बारे में दो बात इंपॉर्टेंट है, ये सबसे दूरी पर ग्रह स्थित है, दूसरा कि यह सबसे ठंडा भी ग्रह है। तो बच्चों आज का सोलर सिस्टम में हमारी बात इतना ही रह गई। सोलर सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा, ग्रह के साथ उपग्रह। आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे तो हमें मिलेगा देखने को, इसमें हम लोग देखेंगे पुच्छल तारे, कॉमेट्स, और बाकी जितने शेष क्षुद्र ग्रह वगैरह रह गए हैं उसका वीडियो हम आगे लेकर आएंगे। तो आज की बात बस इतना ही रहा। थैंक यू वेरी मच।